फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सर्वे इंजीनियरिंग का टॉपिक है थियोडोलाइट जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने उसके इसेंशियल पार्ट कुछ पढ़े थे थियोडोलाइट के। आज हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशंस है कि थियोडोलाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थियोडोलाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थियोडोलाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रेंड ये आपको, तो सभी की डेफिनेशन जो भी बनेगी यहाँ पर आपको याद रखनी है। बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आती है वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस कल की वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कैसी होती है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये वर्टिकल एक्सिस और इधर ये कोई एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और बीच में इनके यहाँ पर लगी हुई है टेलीस्कोप। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टेलीस्कोप। अब देखो जब वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा है, जिसकी बात हो रही हो ना उसको रिफरेंस में रखकर चलते हैं। ठीक है, जिस एक्सिस की बात हो रही हो ना फ्रेंड, उस एक्सिस को रिफरेंस में रखकर चलते हैं। मतलब ये कि वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा है तो वर्टिकल एक्सिस एक वह एक्सिस होती है जिसमें टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है। ठीक है, अब सुनोगे। मतलब ये हुआ कि आपके पास दो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमारा जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्टिकल की, तो वर्टिकल की बात करें तो टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल में घूमेगा। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो टेलीस्कोप वर्टिकल में घूमेगा। ये आपको याद रखना है। अभी वर्टिकल की बात हो रही है तो टेलीस्कोप का ऐसे रोटेट कराएंगे। तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो किसके अबाउट घूम रहा? ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस की डेफिनेशन एक इस प्रकार की डेफिनेशन होगी कि वह एक्सिस जिसमें थियोडोलाइट को कह दो या फिर टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घुमाया जाता हो। क्लियर फ्रेंड? तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वह एक्सिस जिसके अबाउट थियोडोलाइट कह दो या फिर टेलीस्कोप, थियोडोलाइट या टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया जाता हो। क्लियर फ्रेंड? वह एक्सिस क्या कहलाएगी? आपकी वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है फ्रेंड, ये तो याद रखोगे कि वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एक्सिस एक इस प्रकार की एक्सिस जिसमें थियोडोलाइट को या टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे तो वर्टिकल एक्सिस, और यदि वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे तो नाम होगा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? याद रखोगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका एक पॉइंट और बचता है कि जो वर्टिकल एक्सिस होती है फ्रेंड, इसको एजिमुथ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। आल्सो नो एज एजिमुथ एक्सिस। एजिमुथ एक्सिस में आपको बता चुका हूं कि होल सर्कल बेरिंग भी एजिमुथ कहलाती है और ट्रू बेरिंग भी आपकी एजिमुथ कहलाती है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस को एजिमुथ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कल आपको नाम बताया था, एक और होता है ट्रूनियन एक्सिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रूनियन एक्सिस भी इसी का नाम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसी का नाम है, और इसका एक नाम और होता है, इसको आप ट्रांजिट एक्सिस भी कह सकते हैं। ट्रांजिट एक्सिस। अब देखना, ध्यान से समझना। ट्रांजिट, कल मैंने आपको बताया था ट्रांजिट का मतलब होता है ऐसे घुमाना, ये ट्रांजिट है, और ऐसे घुमाना ये स्विंगिंग है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जो हमने किया, हम ऐसे घुमा रहे थे तो इसको हम स्विंगिंग एक्सिस भी कह सकते हैं।
इसको हम क्या कह सकते हैं, स्विंगिंग एक्सिस, स्विंगिंग एक्सिस। और अब जो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट थोड़ालाइट को वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाएगा। इसके अबाउट घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और वर्टिकल प्लेन में घुमाएगा। ठीक है, मतलब ये कि ये एक्सिस तो सेम रहेगी, लेकिन जो टेलीस्कोप है वो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी ऊपर नीचे ये। और ऐसे रोटेट करने को हमने क्या कहा था, ट्रांजिट, तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या बन गया, ट्रांजिट। और हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, ट्रूनियन एक्सिस। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो सेम इसी की अपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी कि वह एक्सिस जिसके अबाउट थ्योडोलाइट या टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल के पास क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया जाता है। क्लियर? तो अपना आप लिख लेना इसको, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वह एक्सिस, देखो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसको तो अबाउट में रख दो और दूसरी एक्सिस के सापेक्ष दूसरी एक्सिस में से घुमा दो, बस इतना तो याद रखना। यहाँ वर्टिकल की बात थी तो इसको हम अबाउट रखकर चले और अपने हॉरिजॉन्टल पे इसको घुमा दिया। हॉरिजॉन्टल पे घुमाना, ऐसे घुमाना स्विंगिंग कहलाता है, ऐसे घुमाना ट्रांजिटिंग कहलाता है। तो इसको हमने स्विंगिंग एक्सिस बोल दिया, और यहाँ पर हम क्या ऐसे घुमाएंगे तो इसको हमने ट्रांजिट एक्सिस बोल दिया। क्लियर फ्रेंड? तो ये दो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है नंबर 3। नंबर 3 आता है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का ही एक नाम और होता है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन या दृष्टि रेखा। अब ये क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। ये आपकी टेलीस्कोप इस टाइप की बनती है। आगे आने वाले लेक्चर में टेलीस्कोप को ब्रीफली समझेंगे। ये हमारे पास कोई टेलीस्कोप है, ठीक है, ये इधर इसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होती है इसकी आई पीस, इसको बोलते हैं आई पीस, आंख का टुकड़ा। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहां पर आई पीस के जस्ट सामने, आई पीस के जस्ट सामने ये लगा रहता है डायाफ्राम, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये आप याद रखोगे। ये क्वेश्चंस भी बनता है कि डायाफ्राम टेलीस्कोप के अंदर कहां लगा रहता है, तो फ्रंट द आई पीस, बिल्कुल आई पीस के सामने लगा रहता है क्या, डायाफ्राम। डायाफ्राम की अगर बात करें, डायाफ्राम आपका ये होता है, एक सर्कल होता है ये डायाफ्राम। ये क्या होता है, एक सर्कल टाइप का होता है जिसके अंदर, सर्कल जिसके अंदर 2 वर्टिकल लाइन होती है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। याद रखोगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन होती है डायाफ्राम के अंदर, वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है आपका, एक डायाफ्राम है। क्लियर फ्रेंड? ये फिलहाल ये बात कर रहा है लाइन ऑफ साइट की, दृष्टि रेखा की। दृष्टि रेखा का मतलब क्या है, सपोज करो आपका इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट उद्देश्य मतलब जिसे आप देखना चाह रहे हैं, तो आई के माध्यम से देखना चाहोगे, यहां से आपकी जो दृष्टि निकलेगी ये ऐसे, ये जिस लाइन को फोकस करेगी, मतलब कि ये हुआ, हम जो रीडिंग पढ़ते हैं ये वाला फेस आपको यहाँ दिखाई देगा, और बीच वाली लाइन जिस टारगेट को इंडिकेट करेगी उसी पर हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ से ये लाइन निकल रही है, ये तो ये जो लाइन निकलेगी ये डायाफ्राम के सेंटर से होकर गुजरेगी, यानी कि यहाँ से होकर गुजरेगी और इसके सेंटर से होकर गुजरेगी। तो डायाफ्राम के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये जोड़ने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, LOS। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट का दूसरा नाम क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी, अब जो ये पूरा बन रहा है, ये इस पूरे अंदर जाल को, इस जाल को नाम देते हैं क्रॉस हेयर का। इसे क्या नाम देंगे, क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, सिंपल डेफिनेशन बनेगी, क्रॉस हेयर के सेंटर व
ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट कहलाती है। लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखोगे। ये जो डायाफ्राम के अंदर ये बना रहेगा। ठीक है, तो इसके सेंटर से निकलने वाली लाइन और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट यहां तक? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर 4 एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, जिसमें हमने बबल लाइन भी इसको कहा था, बबल लाइन। ठीक है, ये कहीं जब आपको जो पढ़ाया गया था इसमें ये कहीं बबल था और इसके सेंटर ये, इससे होकर जो लाइन गुजर रही थी, इसको हमने क्या कहा था? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है, तो बबल लाइन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बबल लाइन क्या है, तो आप सिंपल कहोगे कि बबल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। बबल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। बबल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। बबल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। और कहां से गुजर रही है? ये क्या काम करती है? क्या काम करती है? तो इसका मतलब ये है कि जब बबल सेंटर में है तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। याद रखोगे, ये एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बनाए रखने का काम करती है। तो आप इसमें लिख लो, जब बबल सेंटर में होता है तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो मतलब ये हुआ कि एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बनाने का काम करता है बबल। सिंपल सी थ्योरी है। क्लियर फ्रेंड? तो यहां तक कोई डाउट? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ग्राउंड पर स्टेशन पॉइंट होता है उसको इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन पर बिल्कुल फिक्स करना है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तो वो सेंटरिंग कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थियोडोलाइट को एग्जैक्टली स्टेशन के ऊपर सेट करना। थियोडोलाइट को एग्जैक्टली स्टेशन मार्क के ऊपर, स्टेशन के ऊपर मार्क करना। ये कह सकते हैं स्टेशन के ऊपर मार्क करना। क्लियर फ्रेंड? एग्जैक्टली थियोडोलाइट को स्टेशन के ऊपर मार्क करना ही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटरिंग कहलाएगा। ठीक है, कि आपका स्टेशन पॉइंट हो और इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंट हो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो वो आपकी अच्छी सेंटरिंग कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नंबर 6। नंबर 6 आपके पास ट्रांजिटिंग, या इसका नाम होता है रिवर्सिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? रिवर्सिंग। ठीक है, और इसी का नाम है ना, आपको और भी बताया था, बताएगा कोई? ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग और प्लंगिंग, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला। ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग एंड प्लंगिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्लंगिंग का मतलब, थोड़ी तबीयत खराब है आज। ठीक है फ्रेंड? तो ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग और प्लंगिंग मतलब, ट्रांजिटिंग अभी समझा था मैं। ट्रांजिटिंग का मतलब थियोडोलाइट को या टेलीस्कोप को ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमाना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल प्लेन में घुमाना। ठीक है, वो ट्रांजिटिंग। वर्टिकल प्लेन में कितने एंगल पर? 180 डिग्री के एंगल पर घुमाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिंग में क्या है? थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को, थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट
के अबाउट, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना, ठीक है। स्विंगिंग पूछ लेता है तो स्विंगिंग में क्या चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट नहीं आ जाएगा, वहां आ जाएगा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना, वो स्विंगिंग कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी वही पढ़ते हैं, देखोगे नंबर 7 स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप की स्विंगिंग, ठीक है। तो समझिए फ्रेंड क्या है ये टेलीस्कोप की स्विंगिंग होगा ये कि इसमें टेलीस्कोप, ये जो आपके पास एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसमें टेलीस्कोप ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऐसे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रहा है तो किसके अबाउट घूम रहा है, वर्टिकल प्लेन के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेलीस्कोप का वर्टिकल प्लेन के अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेशन, या कह दो कि थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने की प्रक्रिया को थियोडोलाइट बोल दो या टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कराने की प्रक्रिया, रोटेट कराने के प्रोसीज को स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। क्लियर फ्रेंड, याद रहेगा स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने की प्रक्रिया को। अब इसको दो तरफा घुमा सकते हैं, देखो आप ऐसे हो तो ये आपकी राइट साइड, ये राइट और ये आपका लेफ्ट साइड। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इधर की ओर चल रहे, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कराना वो कहलाएगा राइट स्विंगिंग, और एंटी क्लॉक दिशा में अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉक दिशा में तो आपकी लेफ्ट स्विंगिंग। तो दो प्रकार की स्विंगिंग होती है, एक राइट स्विंगिंग एंड एक लेफ्ट स्विंगिंग, एक राइट स्विंगिंग एंड सेकंड इज लेफ्ट स्विंगिंग। तो राइट स्विंगिंग और लेफ्ट स्विंगिंग दो प्रकार की स्विंगिंग होगी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यदि टेलीस्कोप को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो क्या कहलाएगी, राइट स्विंगिंग। मैं यहाँ क्या मैं लिख देता हूं, टेलीस्कोप रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इफ लगा सकते हो इससे पहले, इफ टेलीस्कोप रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो राइट स्विंगिंग, और आप यहाँ कह सकते हो इफ टेलीस्कोप रोटेट इन, दिखाई दे रहा है यहां तक, ठीक है। टेलीस्कोप रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर फ्रेंड। तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो राइट स्विंगिंग कहलाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो उसको हम कहेंगे राइट स्विंगिंग, क्लियर, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसको लिख लो, देखो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब ये हुआ इसका फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन का, मैंने आपको पढ़ा था वर्टिकल सर्कल, ठीक है। वर्टिकल सर्कल होता है जब आप रीडिंग पढ़ रहे हो, सपोज करो ये दूरबीन है, आपका टारगेट है, जब आप दूरबीन से टेलीस्कोप से टारगेट को देख रहे हो और इस कंडीशन में आपका जो वर्टिकल सर्कल है अगर वो आपके इस साइड में है, ये मेरी साइड है राइट, यदि राइट साइड में है तो इस कंडीशन में जो रीडिंग आप पढ़ लोगे वो राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। और यदि सर्कल आपका इस साइड में हो, यहाँ पर सर्कल हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सर्कल लेफ्ट कंडीशन में है तो यह लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ
की रीडिंग पढ़ते समय वर्टिकल सर्कल आपके राइट में है तो उस समय ली गई रीडिंग राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, और यदि वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट में है तो उस समय ली गई रीडिंग लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड, बस इतना पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो अब इसको ये कैसे इधर कैसे राइट में जाए वर्टिकल सर्कल, कैसे लेफ्ट में जाए, इसका चेंज करने का भी प्रोसीजर होता है। वो कैसा प्रोसीजर अभी देखते हैं, पहले ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें आपको लिखना है कि जब थियोडोलाइट में वर्टिकल सर्कल, जब थियोडोलाइट में वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर मतलब रीडिंग पढ़ने वाला, ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में हो तो उस कंडीशन को फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। याद रखोगे, ये पूरी डेफिनेशन कैसे बनती है भी समझ लो। जब थियोडोलाइट में वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट कंडीशन में हो और उस समय ली गई जो रीडिंग होगी तो वह फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं रीडिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग पढ़ना। क्लियर। तो अगर रीडिंग जब पढ़ रहे थे लेफ्ट कंडीशन में होगा तो फेस लेफ्ट, राइट कंडीशन में होगा तो वो आपका फेस राइट कंडीशन कहलाएगा। तो इसको आप अपने आप लिख लेना नंबर 9 को, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें वर्टिकल सर्कल आपके राइट में होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये पूरा लिख दोगे यहां तक कि लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। राइट साइड में हो तो उस कंडीशन में को फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट, अब इसको चेंज कैसे करते हैं ये भी आपको बता देता हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, चेंजिंग फेस। यहां पर क्वेश्चन भी बनता है इंपॉर्टेंट। चेंजिंग फेस यानी कि फेस को चेंज कैसे किया जाए, फेस को चेंज कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग फेस की तो सिंपल डेफिनेशन है कि थियोडोलाइट का वह प्रोसेस जिसमें वर्टिकल सर्कल को फेस लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में क्या आता है वो चेंजिंग फेस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये करेंगे कैसे वो हमें देखना है। तो इसमें आप लिख लो कि ये है वह ऑपरेशन है जिसमें टेलीस्कोप के फेस को, जिसमें टेलीस्कोप के फेस को राइट से लेफ्ट व लेफ्ट से राइट किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हम टेलीस्कोप का जो फेस होगा उसको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में करेंगे, ये प्रोसीजर होता है पूरा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये है कि ये होता कैसे है। ठीक है, चेंजिंग फेस, दो फेस होंगे, लेफ्ट फेस और राइट फेस। ठीक है, और लेफ्ट फेस और आपका राइट फेस, ये दो फेस होंगे, लेकिन करेंगे कैसे चेंज ये हमें देखना है। देखना फ्रेंड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये आपकी टेलीस्कोप है, ये आपकी टेलीस्कोप है, और सपोज करो वर्टिकल सर्कल मेरा यहां पर है। ठीक है, ये दूरबीन की आई साइड है जहां से मैं देख रहा हूं, और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको समझना है। ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पर आप वर्टिकल ये फेस कैसे चेंज होगा ये भी समझ जाओगे, और ये सेम पाथ है। ठीक है, तो देखना ये तो मैंने फिलहाल लेफ्ट साइड में है, इसको मैं राइट में कैसे लेगा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या काम करोगे, टेलीस्कोप को यहां से पकड़ोगे और इसको ऐसे 90 डिग्री ट्रांजिट करोगे। ट्रांजिट कर रहा हूं अभी, 90 डिग्री कर दिया पूरा ट्रांजिट, 90 डिग्री और करा दो, ये भी ट्रांजिट। तो ये पहले यहां पर था, यहां से चल के यहां गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो पूरा एंगल कितना चल गया, ये पूरा एंगल चल गया 180 डिग्री। अब देख रहे हैं आपकी जो ये टेलीस्कोप की आई साइड है ये आपके साइड में चली गई, क्योंकि रीडिंग तो मैं पढ़ रहा हूं तो ये मेरी साइड में होनी चाहिए, और अभी जो सर्कल है वो यही का यही है, हमेशा राइट में लेकर आना है। तो अब क्या काम करेंगे, इसको यहां से पकड़ेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री स्विंगिंग कर देंगे। देखो यहाँ पर था
90 डिग्री स्विंगिंग, फिर 90 डिग्री स्विंगिंग, तो कितना आ गया 180 डिग्री स्विंगिंग। अब आप देख रहे हैं कि स्विंगिंग कर देने से ये जो आपकी आई साइड है ये मेरी साइड में आ गई, और जो सर्कल इधर था वो भी वापस यहाँ आ जाएगा। क्लियर? फिलहाल सर्कल ये है, जब इसको आप स्विंगिंग करोगे तो सर्कल ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ये ऐसे बन जाएगा, तो सर्कल राइट साइड में जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि फेस जब चेंज करते हैं तो आपको पता लगा कि मैंने ये जो था मेरे पास 90 और 90 यानी कि 180 डिग्री तो ट्रांजिट की, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया 180 क्या किया ट्रांजिटिंग, 180 डिग्री तो ट्रांजिटिंग की, ट्रांजिटिंग करने से ये इधर रहा, फिर यहां से 90 और 90 यानी कि 180 डिग्री स्विंगिंग की, ठीक है। 180 डिग्री क्या किया स्विंगिंग। क्लियर फ्रेंड? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेस चेंजिंग करने के लिए कितना ट्रांजिट करते हैं, कितना स्विंगिंग करते हैं, तो आप उसको कहोगे कि 180 डिग्री ही ट्रांजिटिंग किया जाता है और 180 डिग्री ही स्विंगिंग किया जाता है। क्लियर? तो याद रहेगा ये पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थियोडाइट का। क्लियर फ्रेंड? तो याद रखना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो देखोगे फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप नॉर्मल। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है दोनों, एक याद रखोगे दूसरी अपने आप याद रहेगी। जब हम रीडिंग पढ़ रहे थे उस कंडीशन में अगर वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट साइड में हो, ध्यान से समझना, जब आप कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे थे उस कंडीशन में अगर वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट कंडीशन में हो और वहां का जो बबल है बबल ऊपर की साइड में हो, बबल ऊपर हो, तो ऐसी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। तो जो सिंपल याद रखना है, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं कि जब कोई रीडिंग पढ़ी जाती है तो उस समय वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में हो और बबल ऊपर हो तो ऐसी अवस्था ये कहलाती है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सिंपल जो मेन पॉइंट है इसका उसको पकड़ लीजिए। आपको बस इतना याद रखना है कि रीडिंग पढ़ते समय वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट में होना चाहिए और बबल अप होना चाहिए, तो वो आपकी नॉर्मल कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है इसका कि वर्टिकल राइट में है बबल डाउन में चला गया, तो वो राइट आपकी इनवर्टेड कंडीशन, उल्टी कंडीशन, बस यह याद रखना है। तो इसमें मैं आपको याद करा रहा हूं कि जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में हो, याद रखना है, जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में हो वह बबल अप हो, अप मतलब ऊपर हो, तो वो कैसी कंडीशन टेलीस्कोप नॉर्मल कहलाएगी। जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में हो और बबल ऊपर हो तो वह टेलीस्कोप नॉर्मल। अगर ऐसा नहीं है तो उसको इन्वर्टेड कह दो। जब वर्टिकल सर्कल राइट में हो, राइट में, वह बबल डाउन में हो, ठीक है, याद रखोगे। वर्टिकल सर्कल राइट में होना चाहिए, बबल डाउन में चला गया तो वो आपकी इन्वर्टेड उल्टी कंडीशन। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक पॉइंट याद रख लो आप, इसका कोई सा भी आपकी याद रहेगा। नॉर्मल कंडीशन ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे आप याद रख सकते हो कि वर्टिकल सर्कल जो होगा वो इसमें लेफ्ट कंडीशन में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और बबल इसमें होगा ऊपर, तो वो नॉर्मल कंडीशन। अगर डाउन में पड़ा है तो वो आपकी इनवर्टेड कंडीशन। क्लियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पर बनती है, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर बनती है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ये भी। पॉइंट नंबर 13, डबल साइटिंग। डबल साइटिंग बोलते हैं इसको, इसी का ही नाम होता है हमारे पास डबल साइटिंग या डबल सेंटरिंग। डबल साइटिंग या डबल सेंटरिंग की कंडीशन कैसी होती है? सिंपल है, जब आप रीडिंग पढ़ रहे हो, एक बार तो रीडिंग आपने टेलीस्कोप नॉर्मल में पढ़ दी, एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड में पढ़ दी, तो ये दोहरी साइटिंग कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। तो यदि रीडिंग पढ़ते समय एक बार साइटिंग
आपने नॉर्मल कंडीशन में यानी एक बार टेलीस्कोप नॉर्मल रख के किया और एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड रख के किया तो उस वाली कंडीशन को डबल साइटिंग कहा जाता है। क्लियर? तो याद रखना यह एंगल मापने का वह प्रोसीजर है जिसमें टेलीस्कोप एक बार नॉर्मल कंडीशन में हो और एक बार इन्वर्टेड कंडीशन में हो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि यह वह प्रोसीजर है जिसमें एंगल मेजरमेंट के समय टेलीस्कोप एक बार नॉर्मल कंडीशन में हो वह एक बार इन्वर्टेड कंडीशन में हो तो उसे डबल साइटिंग कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड? याद रखोगे डबल साइटिंग कहा जाता है। तो इसे आप कह सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एंगल ट्वाइस once the telescope in normal condition and once the telescope in inverted condition. Clear? It is the process of measuring the angle twice का मतलब दोगुना, twice once the telescope in normal condition and once the telescope in inverted condition, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल साइटिंग। सिंपल है, याद रखो कि टेलीस्कोप एक बार नॉर्मल में होनी चाहिए एक बार आपकी इन्वर्टेड होनी चाहिए। दोनों में अगर हमने रीडिंग पढ़ी है तो वो डबल साइटिंग कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्टिंग हेड का मतलब होता है टेलीस्कोप को एग्जैक्टली, ठीक है, शिफ्टिंग हेड का मतलब होता है कि एग्जैक्टली सेंटरिंग करना। अभी पीछे पढ़ा चुका हूं कि सेंटरिंग क्या था? इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली स्टेशन के ऊपर सेट करना, वो सेंटरिंग है। और उस एग्जैक्टली पॉइंट को प्राप्त करना वो शिफ्टिंग हेड है। ठीक है, तो शिफ्टिंग हेड का मतलब ये हुआ कि यदि आप इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्टली सेंटरिंग करना चाह रहे हो तो उसमें हम शिफ्टिंग हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको एग्जैक्टली सेंटरिंग करने के काम आता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि शिफ्टिंग हेड एग्जैक्टली सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है। शिफ्टिंग हेड एग्जैक्टली सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट में लिख सकते हो कि यूज्ड फॉर एग्जैक्टली सेंटरिंग। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है शिफ्टिंग हेड। क्लियर फ्रेंड? ये याद रखोगे। इसमें हम क्या काम करते हैं? इसके हेल्प से ट्राइपॉड को बिना मूव किए और लेवलिंग को बिना डिस्टर्ब किए, ट्राइपॉड को बिना मूव किए, ट्राइपॉड को मतलब हिलाए बिना और लेवलिंग को डिस्टर्ब किए बिना हम एग्जैक्टली सेंटरिंग कर सकते हैं। ये इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो ये पॉइंट, ये लाइन इसमें आप लिख लेना कि इसमें ट्राइपॉड को बिना मूव किए, MOVE मूव किए और लेवलिंग को बिना डिस्टर्ब किए हम एग्जैक्टली सेंटरिंग कर सकते हैं शिफ्टिंग हेड की हेल्प से। क्लियर फ्रेंड? तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। तो देखना फ्रेंड, फंक्शन ऑफ क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू। जो हमारे पास लोअर प्लेट और अपर प्लेट होती है जिनकी हेल्प से हम एंगल्स को पढ़ते हैं, उनका घूमना, उनका रोटेट करना या रोटेट ना करना डिपेंड करता है इन दो स्क्रू पर, क्लैंप या टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू उनको कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट होती है इस टाइप की, एक प्लेट नीचे जिसको हमने मेन प्लेट या लोअर प्लेट कहा था, इसी को हमने स्केल प्लेट कहा था, और एक प्लेट इसके ऊपर होती है जिसको हमने अपर प्लेट कहा था, वर्नियर प्लेट कहा था। ठीक है, तो अगर ये दोनों घूमती हैं, इनका घूमना ही
डिपेंड करता है एंगल को पढ़ना। अगर ये घूमेगी तो एंगल बनेगा, अगर ये नहीं घूमेगी तो एंगल नहीं बनेगा। लेकिन इनके घूमने पर भी डिपेंड है कि किस कंडीशंस में ये घूम रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इनको जोड़ने के लिए दो स्क्रू लगे जाते हैं, एक इस प्लेट के साथ और एक उस प्लेट के साथ। ठीक है, तो कौन से को लूज करे, कौन से को टाइट करे, कैसे ये दूसरे को रोटेट कर सकती, कैसे नहीं कर सकती, ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें कुछ कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर 1, केस फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर आपके पास आपको ये समझ में आता है तभी आप छोटे लाइट का यूज फील्ड में जाकर कर सकते हो एंगल पढ़ने में। जब आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको एंगल नहीं पढ़ सकते। भाई कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिस पर एंगल पढ़ाता है? 4 कंडीशन है, 4 में से एक पे एंगल पढ़ पाएंगे हम, बाकी वो एंगल हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखोगे 2 प्लेट एक दूसरे के ऊपर है, ध्यान से देखना है, ये 2 प्लेट एक दूसरे के ऊपर है। इसका भी कोई टेंजेंट स्क्रू था, इसका भी कोई टेंजेंट स्क्रू था, उन दोनों को मैंने टाइट कर दिया। ठीक है, तो अपर क्लैंप एंड लोअर क्लैंप टाइट। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अपर क्लैंप एंड लोअर क्लैंप। ठीक है, अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप दोनों को टाइट कर दिया, टाइट। याद रखोगे, अपर क्लैंप को भी और लोअर क्लैंप को भी दोनों को टाइट कर दिया गया है, दोनों को टाइट कर दिया गया है। तो अगर दोनों को मैं टाइट कर दूं, इस वाले स्क्रू के भी और इस वाले को भी दोनों को टाइट कर दूं, तो इनको घुमाओ आप, क्या कोई घूमेगी? नहीं घूमनेगी। जब दोनों ही स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं तो इनमें दोनों प्लेटों में कोई हलचल नहीं होने की। तो आप ये कहोगे कि नो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। आप ऐसी कंडीशन में कहोगे कि नो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, प्लेटों का कोई हलचल नहीं होने की। क्लियर फ्रेंड, प्लेटों की कोई हलचल नहीं होने की ऐसी कंडीशन में जिसमें दोनों के दोनों प्लेटें हमने टाइट कर दी हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन कैसी बन सकती है? केस नंबर 2, दूसरी कंडीशन कैसी बन सकती है? दूसरी कंडीशन ये है कि अपर क्लैंप को तो आपने टाइट कर दिया, अपर क्लैंप टाइट, अपर क्लैंप टाइट है एंड लोअर क्लैंप लूज, लोअर क्लैंप लूज। ठीक है फ्रेंड, अपर क्लैंप टाइट और लोअर क्लैंप लूज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? अब देखोगे आप ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखोगे, ये अपर है, ये लोअर है, इसको मैंने टाइट कर दिया, इसको मैंने टाइट कर दिया और इसको लूज कर दिया। ठीक है, अब आप इतना पॉइंट समझोगे कि ये मेरे 2 हाथ है, एक ये और एक ये, इस वाले को मैंने टाइट कर दिया, इसे कहा कि तुझे नहीं हिलना, तू कहीं भी जा सकता है, तो मैं तो निचले वाले हाथ को चलाऊंगा, अपने निचले वाले हाथ को चला रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि निचले को चलाने के कारण जो ऊपर का निचले के ऊपर रखा हुआ है वो अपने साथ लेके जा रहा है। ऐसे ही आप यहां समझ सकते हो कि मेरे पास ये 2 पैन है, मैं इस वाले पैन को चलाऊंगा, इसे कुछ नहीं कहने का। अब देखो मैं निचले पैन को चला रहा हूं, तो चूंकि जब ये वाला पैन इसके ऊपर रखा हुआ है तो भाई साहब जहां हो जाएगा ये तो ऑटोमेटिकली इसके साथ चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ मूवमेंट करेंगी। ठीक है, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ क्या काम करेंगी? मूवमेंट करेंगी। तो आप यहां कह सकते हो कि बोथ प्लेट्स मूव्स टुगेदर, बोथ प्लेट मूव्स टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ, एक साथ। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हो कि दोनों प्लेट एक साथ गति करेंगे, दोनों प्लेट एक साथ हलचल करेंगी। कब? जब हमने अपर को टाइट कर रखा और लोअर को लूज कर रखा है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3। अब क्या कर रहा है कि अपर क्लैंप को तो हमने कर दिया लूज, अपर क्लैंप लूज एंड लोअर क्लैंप टाइट। ये पॉइंट याद रखोगे, अपर को लूज कर दिया, लोअर को टाइट कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड ये एक ऐसी कंडीशन है, अब सुनोगे यहां पर अपर को तो हमने लूज करा, लोअर को टाइट, अब इसे टाइट कर दिया, इसे लूज कर दिया। अब घुमाओ, जब इसे टाइट कर दिया ये तो घूमने वाली रही नहीं, अब ये अब लूज है, इसे कहा कि तू कहीं भी जा, अब इसे मैं चलाऊंगा। देखो तो ऐसी कंडीशन बनेगी, ये तो वहीं रहेगी और ये गति करना शुरू करेगी। अब देखो जब ये यहां से हिली है तो ये बीच में ये वाली प्लेट इस प्लेट को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू हुई, तो ये वाला गैप इसके साथ बनता चला जाएगा, नहीं बनता चला जाएगा। भाई एंगल पढ़ते हो आप, एंगल पढ़ने के लिए 2 लाइन होनी चाहिए, तो देखो मिल रही है, ये वाली तो ये रहेगी और ये छोड़ के से आगे निकल गई।
तो ये यहाँ से कितना एंगल पे आगे गई, ये एंगल हमको मापना होता है। तो मतलब ये हुआ कि यही वह कंडीशंस है जिसके अंदर रीडिंग पढ़ी जाती है, ठीक है, यही वो कंडीशन है जिसमें रीडिंग पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर अपर प्लेट मोमेंट कर रही है किसके सापेक्ष, लोअर प्लेट के, तो अपर प्लेट मूव्स अबाउट लोअर प्लेट, क्लियर। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अपर प्लेट लोअर प्लेट के सापेक्ष मूव करती है, अपर प्लेट लोअर प्लेट के सापेक्ष मूव्स करती है, याद रखोगे। अपर प्लेट मूव्स अबाउट लोअर प्लेट, अपर प्लेट मूव्स अबाउट लोअर प्लेट, तो अपर प्लेट लोअर प्लेट के सापेक्ष घूमती है। और ये भी आप याद रखना कि यही वह कंडीशन है जिसमें एंगल पढ़ा जाता है, याद रखोगे। इसी कंडीशन पर हम एंगल पढ़ते हैं, यहाँ कोई भी एंगल हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ कोई हलचल नहीं हुआ। जब कोई हलचल ही नहीं हुआ तो कोई एंगल बनेगा नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये वाली घूम रही रही थी तो दोनों साथ जा रही, यहाँ भी कोई एंगल नहीं बन रहा, यह एंगल बन रहा है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4, फोर्थ कंडीशन ये हुआ कि दोनों क्लैंप को हमने फ्रीली लूज कर दिया, ठीक है। बोथ क्लैंप लूज, ठीक है। अब बोथ क्लैंप लूज है तो फ्रेंड जब दोनों ही हमने फ्री छोड़ दिया तो आजाद पंछी बन गए। अब तो ये कहीं भी गति करे, कोई टेंशन ही नहीं रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बोथ प्लेट फ्रीली गति करना शुरू कर देगी। तो आप ये कहोगे कि बोथ प्लेट मूव्स फ्रीली, ठीक है। याद रखोगे कि बोथ प्लेट मूव्स फ्रीली, दोनों प्लेट फ्रीली स्वतंत्रतः गति करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो ये होता है फंक्शंस ऑफ टेंजेंट स्क्रू का, क्लैंप या टेंजेंट स्क्रू का जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे गति कर सकते हैं कैसे नहीं, आपके सामने है, ठीक है। तो कोई सा भी कंडीशन इनमें से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्लियर फ्रेंड। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल देखते हैं इसके आगे के प्रोसीजर को। कल हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर किया जाता है, कितने मेथड की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं, और फंडामेंटल लाइंस हमारी कौन कौन सी होती है थोड़ाइट की, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। फंडामेंटल के ऊपर भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप आपका किया जाता है, तो वे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्लियर फ्रेंड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कल का भी। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और वीडियो फ्रेंड शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो। ये आपको जो नोट्स बनाए जा रहे हैं इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपका बेसिक के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी यहीं पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इनको पढ़ने से आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके डाउट कम से कम आपको डाउट मिलेंगे, तो नोट्स आपके अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये नहीं है कि हमारे नोट्स क्लियर नहीं है और ऑब्जेक्टिव हम सोल्व करने बैठ जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑब्जेक्टिव करने के लिए नोट्स आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर कोई ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकते हो, क्लियर फ्रेंड। तो आप विश्वास रखता हूं कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, क्लियर फ्रेंड। जो कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।